हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉल्यूशंस ऑफ मेडिकल लिटरेचर। मैं हूं डॉक्टर नंदिनी और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आईयूडी। जो कॉन्ट्रासेप्शन का ओवरव्यू है वो मैंने पिछली वीडियो में दे दिया है। उसमें हमने सारे कॉन्ट्रासेप्शन का ओवरव्यू लिया है और क्लासिफिकेशन, उसमें सारी चीज़ें हैं। तो आप एक बार उसे जाएं, उसको देखें और इम्पॉर्टेंट है, हमें उसमें सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चन आता है और लॉन्ग आंसर भी बनता है। ठीक है, तो नीट पीजी में भी ये डायरेक्टली ही पूछा जा सकता है। तो आज हम इस टॉपिक को एकदम सिस्टमेटिक वे में समझेंगे और ये सिर्फ ऑप्स गाइनी में इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पीएसएम वगैरह ये सब में ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप, मैकेनिज्म, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी इम्पॉर्टेंट है वो इस आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है? आईयूडी मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ये एक स्मॉल डिवाइस है, स्मॉल डिवाइस है जो कि यूट्राइन कैविटी के अंदर इंसर्ट किया जाता है टू प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी। तो सिंपल वर्ड में क्या है? यूट्रस है, यूट्रस के अंदर इस डिवाइस को प्लेस किया जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म एंटर नहीं करेंगे या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होता, जिससे कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है। अब आईयूडी की खासियत ये है कि ये लॉन्ग एक्टिंग है, ये हाईली इफेक्टिव है ना, और ये रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाते हैं। एक आइडियल आईयूडी का कैरेक्टरिस्टिक होते क्या हैं? ठीक है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें? अब ये हाईली इफेक्टिव होना चाहिए, ये सेफ और कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग और रिवर्सिबल भी होना चाहिए और इजी टू इंसर्ट एंड रिमूव, मिनिमल साइड इफेक्ट और एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक लाइन में क्या है? इफेक्टिव प्लस सेफ प्लस लॉन्ग एक्टिंग प्लस रिवर्सिबल, यही इसका कहने का मतलब है कि ये क्वालिटीज़ आईयूडी में होनी चाहिए। अब क्लासिफिकेशन पर आते हैं। ठीक है, आईयूडीज़ को ब्रॉडली दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, जो कि है कॉपर बेयरिंग आईयूडीज़ और एक है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़। ठीक है, ये जो है नॉन हार्मोनल है। कॉपर बेयरिंग जो आईयूडीज़ हैं वो नॉन हार्मोनल है, जैसे कि कॉपर T380A, कॉपर T375, मल्टी लोड है ना, नोवा और कॉपर 7, नोवा टी और कॉपर 7 है ना। अब हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ जो हैं उसमें मेन जो है LNG-IUS हम याद रखते हैं, लेवेनोजेस्ट्रल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन सिस्टम। ठीक है, इसमें ये 52 mg होती है। एग्जाम्पल है मिरेना और लेवोसर्ट। ये मिरेना करके भी ये क्वेश्चन आता है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि कॉपर टीज जो होते हैं वो नॉन हार्मोनल होते हैं और जो LNG-IUS है वो हार्मोनल है ना। अब आते हैं हम टाइप ऑफ कॉपर बेयरिंग आईयूडीज़। ये डायग्राम देखिए, है ना, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी कॉपर कैसी होती है। यहाँ पे हम 380A की बात कर रहे हैं, कॉपर T380A। ठीक है, कॉपर T375 ये ऐसी दिखती है, दोनों ही सेम दिखती हैं ना, बस इनमें कॉपर जो है वो इसमें कम है और इसमें थोड़ा ज़्यादा है। 380 में ज़्यादा है, 375 में कम है। ठीक है, ये मल्टी लोड है और ये नोवा टी है और ये कॉपर 7 है। इसके डिज़ाइंस अलग हैं और कॉपर सरफेस एरिया भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये कॉपर लगा हुआ है यहाँ, है ना, ये कॉपर लगे हुए हैं और इनके सरफेस एरिया पे ये थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं ना। अब 380A जो कॉपर T380A है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 380 mm स्क्वायर कॉपर लगा हुआ है, कॉपर का सरफेस एरिया है। ठीक है, इसके नाम में 380 है तो मतलब 380 mm स्क्वायर कॉपर सरफेस एरिया है। ठीक है, ये लॉन्ग एक्टिंग कॉपर आईयूडी है। ये इनके सरफेस एरिया के हिसाब से यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में क्या है कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में ये LNG-IUS है। ठीक है, LNG-IUS इसमें ये लेवेनोजेस्ट्रॉल है, ये एक प्रोजेस्टिन रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, प्रोजेस्टिन रिलीजिंग हार्मोन है ये, और इसको यूट्रस के अंदर प्लेस करते हैं, इसके यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं, जो कि लोकली लेवेनोजेस्ट्रॉल रिलीज करता है। इसमें ये
प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन इसमें रिलीज होता है और कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन। तो ये इसमें ये लेवोनोजेस्ट्रल रिलीज करता है। अब आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर। सबसे पहले कॉपर टी का देखेंगे, ठीक है। जो कॉपर टी है, मतलब देखेंगे तो दोनों के ही, सबसे पहले कॉपर के देखेंगे, नॉन हार्मोनल के देखेंगे। तो सबसे पहला कॉपर आईओडी है, उसका मैकेनिज्म क्या है। जो कॉपर आयन है वो स्पर्म के लिए एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है मतलब स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज करता है और डिक्रीज करता है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। अब सेकंड क्या है, ये यूट्रस में लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन या रिस्पॉन्स डेवलप करता है। इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसमें स्पर्म और ओवा की जो है वो फेगोसाइटोसिस हो जाती है, और उसकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है मतलब ये रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज कर देता है फेगोसाइटोसिस को। थर्ड है कैपेसिटेशन और फंक्शन इंटरफेयर होती है, ठीक है। स्पर्म की जो है कैपेसिटेशन है या उसके स्पर्म के फंक्शन है वो इंटरफेयर होते हैं, और उसका ओवरऑल रिजल्ट है कि जो इम्प्लांटेशन है वो प्रिवेंट होता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो क्या है, जो कॉपर है वो स्पर्म को रोकता है, स्पर्म के फंक्शंस को डिक्रीज करता है और फर्टिलाइजेशन को भी डिक्रीज करता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है कि जो कॉपर आयोडीज होते हैं, कॉपर आयोडीज का कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन प्राइमरीली फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। ये फर्स्ट आएगा, इनको फर्टिलाइजेशन सबसे पहले प्रिवेंट करना है ना। अब आते हैं इंडिकेशन पर। इंडिकेशन, अब ये आईओडीज का भी यूज़ कर सकते हैं, ये या तो कंप्लीट फैमिली हो, ठीक है, स्पेसिंग करनी हो कि है ना, हाँ मतलब एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, हमें गैप करना है तो ये उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये लार्क है, ठीक है, एक लार्क करके क्वेश्चन आता था हमारे में, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसमें हमें कॉपर आयोडीज और यही लिखने होते हैं, ठीक है, हार्मोनल। तो PPIUCD, ठीक है, पोस्ट पार्टम कॉन्ट्रासेप्शन आयोडीज, और पोस्ट अबॉर्टल है ना, और क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कॉपर आयोडी को। अब कॉपर आयोडी के दो रोल्स याद रखने हैं, एक तो रूटीन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको, और एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। आते हैं अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पर, ठीक है। तो ये हमें कब नहीं यूज़ करनी है, प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करनी है ना, प्रेगनेंसी या फिर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हमें नहीं यूज़ करनी है। एक्टिव पेल्विक इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन या रेलेवेंट अनट्रीटेड STI, ठीक है, इसमें पहले इवेल्युएट करना है, इनको ट्रीट करना है, तब हम इसको यूज़ करेंगे। अब अनएक्सप्लेन्ड यूट्राइन ब्लीडिंग, AUB है ना, मैंने एक वीडियो भी डाली है इस पर, इसमें हम इसको इंसर्ट नहीं करेंगे। यूट्राइन अनोमलीज और डिस्टॉर्टेड यूट्राइन कैविटी, इसमें इंसर्शन नहीं होगा क्योंकि है ना, जब यूट्रस ही परफेक्ट शेप में नहीं है तो, या वो डिस्टॉर्टेड कैविटी है, ठीक है, फाइब्रॉइड है या कुछ भी है, तो उसमें इंसर्शन नहीं हो पाएगा। जेनाइटल मैलिग्नेंसी, तो इसमें भी नहीं होगा, है ना। अब कॉपर आयोडी के केस में, कॉपर एलर्जी वाले केसेस में भी हम उसको अवॉइड कर सकते हैं ना। अब किसी को कॉपर से एलर्जी है तो कॉपर आयोडी को इसमें अवॉइड किया जाएगा। तो ये हो गए इसके कंट्रा इंडिकेशन। अब एग्ज़ाम के लिए हमें क्या याद रखना है, प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन, AUB है ना, और डिस्टॉर्टेड कैविटी। तो सबसे पहले हमें आईओडी के बारे में सोचना है, आईओडी इंसर्शन के बारे में सोचना है। अब आते हैं कंपैरिजन पर, ठीक है। कंपैरिजन में इस टेबल को देखेंगे, हम अच्छे से समझते हैं। देखिए 380A है कॉपर टी, 380A कॉपर टी, 375 मल्टीलोड 375 और LNG IOS मिरेना, है ना। तो जो कॉपर मतलब इसमें यही है कि ये सरफेस एरिया है, ठीक है, जो ये आपको डिजिट दिख रही है ना, तो ये सरफेस एरिया है। 375 में क्या है, कॉपर बेरिंग आयोडी विद अप्रॉक्सीमेटली 375 mm² कॉपर सरफेस एरिया, है ना। कॉपर का बना हुआ होता है सरफेस एरिया, इसमें 380 है, 375 है, इसमें 375 है, जो इसके डिजिट होंगे उतना कॉपर एरिया होगा। LNG IOS में ये एक हार्मोन रिलीजिंग है और
इसमें कॉपर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। जो कॉपर आईयूडी है वो नॉन हार्मोनल है, इसमें ब्लीडिंग बढ़ सकती है, और ये एलएनजी आईयूएस है, इसमें ब्लीडिंग कम होगी, ठीक है, वो हम अभी नीचे पढ़ेंगे। तो अब क्या है, इसका ड्यूरेशन ऑफ यूज़ है, ड्यूरेशन ऑफ यूज़ 10 ईयर का, कॉपर टी 375 का 5 ईयर है। जो 380 है ना, 380 इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है, ठीक है, 375 से बड़ा है ना ये 375 380, तो हमें इसका ड्यूरेशन ऑफ यूज़ याद रखना है। जो 380 है उसके साल भी ज़्यादा होंगे, है ना, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है इसका, बट हम याद रख सकते हैं। 380 बड़ा है ना 375 से, तो हम इसको याद रखेंगे। ये 10 साल के लिए है और ये 5 ईयर के लिए, मतलब 5 साल के लिए है ना। अब इसमें इसको भी हम 5 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर्ल इंडेक्स होता है एक, ठीक है, वो मैं आपको शॉर्ट्स में समझा दूंगी। तो 0.6 to 0.8, इन सब में 0.6 to 0.8 है। अब मिरेना में और कम हो जाता है 0.1 to 0.2, है ना। मेन एक्शन क्या है, स्पर्मिसाइडल एंटी फर्टिलाइजेशन, सबका मेन फंक्शन यही है जो कॉपर टी से रिलेटेड है। और जो हार्मोनल है उसमें ये क्या करता है, थिकन करता है सर्वाइकल म्यूकस को और एंडोमेट्रियम में चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन है वो इनहिबिट होता है। इसमें मेंस्ट्रुअल इफेक्ट क्या होता है, जो कॉपर वाले हैं उसमें जो मेंस्ट्रुएशन है या फिर ब्लीडिंग है वो बढ़ेगी, क्रैम्प्स बढ़ेंगे। और जो हार्मोनल वाले हैं उसमें जो उसमें एमिनोरिया हो सकता है और फ्लो भी है वो कम हो सकता है, ठीक है। अब ये सुटेबल सारी वुमेन्स के लिए है। जो हार्मोनल है वो उसमें हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और डिसमेनोरिया हो सकता है, ठीक है। नहीं मतलब जो कौन सी विमेन में हम हार्मोनल दे सकते हैं, जिनमें हैवी ब्लीडिंग हो रही हो या डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम हो। अब रिटर्न टू दी फर्टिलिटी, अब जैसे ही हम कॉपर आईयूडी रिमूव कर देंगे, ठीक है, जो हमने इंसर्ट की है वो रिमूव कर देंगे तो फर्टिलिटी तुरंत लौट आएगी। इनमें यही खासियत है, ठीक है, रिवर्सिबल है ये, इनमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब आते हैं हार्मोनल आईयूडी पर, जो कि है लेवेनोजेस्ट्रोल एलएनजी आईयूएस, ठीक है। अब क्या है, इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये हाई यील्ड टॉपिक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह आ सकता है, वाइवा में भी आ सकता है ना। अब ये एलएनजी आईयूएस लेवेनोजेस्ट्रोल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। लेवेनोजेस्ट्रोल जो है वो एक सिंथेटिक प्रोजेस्टिन है ना। जो एलएनजी आईयूएस है वो यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। यूट्रस के अंदर जाके ये लेवेनोजेस्ट्रोल रिलीज करता है। अब इसके 4 एक्शंस हैं। ये एक तो ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म की पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। जो स्पर्म जो पैसेज बनाता है अपना, तो अब वो एंटर नहीं कर पाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए। तो थिक म्यूकस जो है वो स्पर्म पैसेज को कम करता है, ठीक है, उसको उसकी मोटेलिटी कम कर देगा। अब सेकंड है, जो एंडोमेट्रियम है वो मार्गली थिन हो जाती है, ठीक है, एट्रोफी होने लगती है, थिन हो जाती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है, इसलिए ब्लड लॉस जो है डिक्रीज होता है। अब आते हैं थर्ड, स्पर्म फंक्शन, ठीक है, सॉरी इस थर्ड पर आते हैं, जो स्पर्म मोटिलिटी है वो इनहिबिट हो जाती है और स्पर्म फंक्शंस भी जो हैं वो इम्पेयर हो जाते हैं। अब फोर्थ पर आते हैं, इनहिबिट ओव्यूलेशन इन सम साइकिल, कुछ वुमेन में क्या होता है ओव्यूलेशन भी सप्रेस हो जाती है, ऑल्दो ये मेन कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट है, ये मतलब जो लोकल है ना। अब आते हैं क्लिनिकल इफेक्ट ऑफ एलएनजी आईयूएस, तो ये क्या है कि इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है, रिड्यूस होता है, ये रिडक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसलिए जो एलएनजी आईयूएस है वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाली अप्रोप्रिएटली सेलेक्टेड वुमेन में पर्टिकुलरली यूजफुल होता है। अब आते हैं सेकंड पर, डिस्मेनोरिया इंप्रूव हो सकता है इससे, है ना। थर्ड है, ये लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। फोर्थ है, ठीक है, पीरियड्स में वेरी जो ब्लीडिंग है जो वो है वो कम हो सकती है, ठीक है, और ये कुछ वुमेन में एमिनोरिया भी डेवलप कर सकता है। तो ये इसकी क्लिनिकल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो एलएनजी आईयूएस कॉन्ट्रासेप्शन में भी यूज़फुल होता है और जो ब्लीडिंग है उसको कम करने में भी यूज़फुल ये होता है। अब हम आते हैं इंसर्शन पर, ठीक है, इंसर्शन पर आते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए अब हम इस चीज़ को समझते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, कब इंसर्ट कर सकते हैं,
कभी भी, ठीक है, एनी टाइम इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन इफ प्रेगनेंसी रीजनेबली एक्सक्लूडेड और देयर इज नो कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो ट्रेडिशनली मेंस्ट्रुअल डे को हम बेस्ट टाइम के रूप में लेते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेगनेंसी मतलब एक्सक्लूड कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन क्लिनिकली आईयूडी इंसर्शन सिर्फ मेंस्ट्रुएशन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। पोस्टपार्टम में क्या है, ठीक है, पोस्टपार्टम इंसर्शन भी पॉसिबल है इंक्लूडिंगली अप्रोप्रिएटली टाइमली, ठीक है। पोस्टपार्टम इंसर्शन जैसे कि इमीडिएट पोस्टपार्टम या फिर लेटर इंसर्शन, ठीक है, या तो 10 मिनट में कर दें या फिर उसके 6 हफ्ते के अंदर भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पोस्ट अबॉर्टल पे। पोस्ट अबॉर्टल में क्या है, अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो पोस्ट अबॉर्टल इंसर्शन जनरली इमीडिएटली किया जा सकता है, ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है तो। अब आते हैं इंसर्शन प्रोसीजर पर, जो कि स्टेप वाइज हम समझेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन और टेक कंसेंट, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, कंसेंट लिया जाता है, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। यूट्रस का साइज, पोजीशन, ओरिएंटेशन देखी जाएगी, एसेस करेंगे, है ना। अब स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया जाएगा, सर्विक्स को विजुलाइज करेंगे और सर्विक्स वजाइना को अप्रोप्रिएटली क्लीन करेंगे, है ना। टेनेकुलम ऑन एंटीरियर लिप ऑफ दी सर्विक्स को स्टेबलाइज करने के लिए मतलब अगर रिक्वायरमेंट हो तो टेनेकुलम का भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। यूट्राइन साउंडिंग, इसमें क्या है कि यूट्राइन की कैविटी की डेप्थ और डायरेक्शन एसेस करेंगे। अब लोड आईयूडी इन इंसर्टर, आईयूडी को इंसर्टर में लोड करेंगे। 7 है इंट्रोड्यूस द इंसर्टर। अब इसमें इंसर्टर को क्या है, सर्वाइकल कैनाल के थ्रू यूट्रस में केयरफुली इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है। इसमें एडवांस कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे ये यूट्रस की शेप में इसने इंसर्ट कर दिया है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। 8 है रिलीज आईयूडी एंड विड्रॉ द इंसर्टर, डिवाइस को अप्रोप्रिएट फंडल पोजीशन में रिलीज करेंगे। 9th स्टेप है कट द थ्रेड, स्ट्रिंग्स को अप्रोप्रिएट लेंथ में ट्रिम कर देंगे, 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। एडवाइस करेंगे कि पेशेंट को पोस्ट इंसर्शन इंस्ट्रक्शन भी देंगे और वार्निंग सिम्टम्स के बारे में भी उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में एक सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले कंसेंट लेना है, फिर बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करना है, स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है, स्टेबलाइज करना है ना, साउंड, यूट्राइन साउंड लेनी है और लोड करना है, फिर उसको इंसर्ट करना है, ठीक है, रिलीज करना है, ट्रिम करना है, एडवाइस करना है। तो इसको ऐसे आप डायग्राम बना के, यूट्रस का डायग्राम बना के आप इसमें कॉपर टी को ऐसे इंसर्टेड दिखा सकते हैं, ठीक है, और उसकी थ्रेड को भी विजिबल आप दिखा सकते हैं ना। डायग्राम बहुत गंदा है लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो, ठीक है। तो अब इसमें क्या रह जाता है, प्लेसमेंट ऑफ आईयूडी, ठीक है, ये हमने कर ही दिया है, ठीक। उसके अंदर जो कैविटी है उसके अंदर फंडल पोजीशन में उसको अप्रोप्रिएटली प्लेस कर दिया है। यहाँ पर स्ट्रिंग सर्विक्स के थ्रू यहाँ पे वेजाइना में प्लेस्ड है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग्स जो हैं आईयूडी प्रेजेंस और पोजीशन को एसेस करता है। अगर यहाँ पे विजिबल है तो हमें ये श्योरिटी है कि हाँ भाई कॉपर टी अभी यहाँ पर है, कहीं इधर उधर उसकी पोजीशन नहीं हुई। फ्यूचर रिमूवल में भी हेल्प करता है। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट पर। साइड इफ़ेक्ट में दोनों के साइड इफ़ेक्ट पड़ेंगे, नॉन हार्मोनल का भी और हार्मोनल का भी, ठीक है। तो हार्मोनल वाला, जो नॉन हार्मोनल है मतलब कॉपर आईयूडी है, वो हैवी और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स का इसका एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि है ना हमने कहा था कि ब्लीडिंग इसमें बढ़ सकती है। तो हैवियर और प्रोलॉन्ग्ड मेंसेस, डिस्मेनोरिया, है ना, स्पॉटिंग, ल्यूकोरिया, पेल्विक पेन, एक्सपर्जन और पीआईडी, ये सारी चीज़ें मतलब इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं। अब आते हैं LNGIOS पर। इरेगुलर स्पॉटिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, शुरू में ये कॉमन होती है, लेकिन टाइम के साथ लाइटर
मतलब ये जो ब्लीडिंग है वो थोड़ी लाइट होने लगेगी, कम होने लगेगी। अब आते हैं एमिनोरिया पर। एमिनोरिया भी डेवलप हो सकता है क्योंकि ब्लीडिंग कम होती है ना। अब इसमें रेयरली जो मतलब जो हार्मोनल एडवर्स इफेक्ट हैं उसमें देखा नहीं जाता, लेकिन हेडेक, एक्ने, ब्रेस्ट टेंडरनेस ये सब दिख सकती है। ओवेरियन सिस्ट, पीआईडी की भी कंप्लेन हो सकती है। ठीक है, एक्सपल्जन इसमें हम देख लेते हैं। तो एक्सपल्जन का मतलब है आईयूडी यूट्रस से पार्शली या कंप्लीटली बाहर आ सकता है। ठीक है, तो ये हमें मतलब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। रिस्क पर्टिकुलरली अर्ली पीरियड में हायर होता है ना। अब इसमें क्या है कि ये इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? अगर पेशेंट को पेन है, ठीक है, अब नॉर्मल ब्लीडिंग है, डिस्मेनोरिया है, डिवाइस फील होना है ना, या थ्रेड में सडन चेंज होना, तो इसमें आईयूडी की पोजीशन इवेल्युएट करनी होती है ना। अब रिमूवल ऑफ आईयूडी रिमूव कब करेंगे? पेशेंट की रिक्वेस्ट पर। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के केस में रिमूव की इसमें नीड हो सकती है। ठीक है, नॉर्मली जो विजिबल स्ट्रिंग्स हैं उनको ग्रेस्प करके उस डिवाइस को रिमूव किया जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट है कि आईयूडी रिमूवल के बाद फर्टिलिटी रैपिडली रिटर्न कर जाती है एकदम से ही। ठीक है, इमीडिएटली। अब कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो रिमूव कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए, और इसको आराम से निकालेंगे। ठीक है, फोर्सेप की हेल्प से फर्टिलिटी रिटर्न कर जाएगी इमीडिएटली, है ना। अब आते हैं इस वाले थोड़े फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पेशेंट आई कंट्रासेप्शन के लिए। ठीक है, उसने रिक्वेस्ट किया, फिर रूल आउट प्रेगनेंसी यूपीटी वगैरह करा के और जांचें करा के हमने इन सब चीज़ों को रूल आउट किया कि हाँ ये सब चीज़ें तो नहीं है, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। काउंसलिंग करी, हिस्ट्री ली, है ना, सुइटेबल कैंडिडेट है ये हमारे लिए। अगर भाई कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है, तो सुइटेबल ही है। ठीक है, अब इंसर्ट करेंगे अप्रोप्रिएट आईयूडी कि उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सी आप लगवाना चाहते हो, सारी चीज़ों के बारे में बता देंगे। ठीक है, उसके बाद रूटीन फॉलोअप के लिए, रिव्यू के लिए बुलाएंगे। अगर पेशेंट को पेन है, ब्लीडिंग है, फाउल डिस्चार्ज है तो इवेल्युएट करेंगे प्रेगनेंसी, और अगर प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है तो प्रेगनेंसी को एसेस करेंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे। और आईयूडी इन सीटू अब प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो एसेस करेंगे। ये सब चीज़ें मतलब देखनी पड़ेंगी, है ना, उसको रूल आउट करनी पड़ेंगी। अगर और लगा दी है तो फॉलोअप के लिए 4 से 6 हफ्ते में या और ईयरली बुला सकते हैं। ठीक है, ताकि चेक करते रहें कि उसकी प्लेसमेंट सही है या नहीं। अब प्रेगनेंसी विद आईयूडी इन सीटू। ठीक है, इसमें क्या है कि जो मतलब एक यहाँ पे आप पॉइंट देखिए, ये लास्ट वाला, इसमें क्या है कि जो पेशेंट है वो आईयूडी के साथ प्रेग्नेंट हो गई है ना। तो ये इस बॉक्स में भी देख सकते हैं, मतलब ये एक रीज़न है, तो हम इसको यहाँ डिटेल में समझ रहे हैं। तो इसमें जब आईयूडी लगी हुई है तो पेशेंट उसके साथ ही प्रेग्नेंट हो गई है, तो सबसे पहले प्रेगनेंसी कंफर्म करें कि और कंफर्म के साथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये भी कंफर्म करनी है। ठीक है, तो उसको एक्सक्लूड करना है। अगर आईयूडी इन सीटू है और स्ट्रिंग्स विजिबल हैं तो जो ट्रेंड क्लिनिशियन है उसको रिमूवल की फिजिबिलिटी वो एसेस करती है। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या हो सकता है कि आईयूडी प्रेगनेंसी के साथ कंटिन्यू रहने पर जो एडवर्स इफेक्ट हैं और जो उनका वो मतलब क्या है कि एडवर्स इफेक्ट उनके आउटकम का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो प्रेगनेंसी और आईयूडीज केयरफुली इवेल्युएट करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए हाई रिस्क को। तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ अबॉर्शन, सेप्सिस और प्रीटर्म लेबर। अगर आईयूडी के साथ प्रेगनेंसी हो गई है तो रिमूव करना है आईयूडी को, और थ्रेड अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो हमें अटेम्प्ट भी नहीं करना है और ट्रीट करना है हाई रिस्क प्रेगनेंसी को। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा परफोरेशन, ये सब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है ना, इंसर्शन के टाइम पर अकर हो जाता है। अगर परफोरेशन सस्पेक्टेड हो तो इसमें इमेजिंग वगैरह करा लेनी चाहिए। और मतलब अगर स्पेशलिस्ट वगैरह को दिखाना पड़े तो उनको भी दिखा देना चाहिए। और मैनेजमेंट डिवाइस की लोकेशन और पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, और मैनेजमेंट एक ही है, लेप्रोस्कोपिक रिमूवल, है ना। अब
ये थोड़ा ये भी देख लेते हैं की पॉइंट्स। जो कॉपर 380A है मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। कॉपर सरफेस एरिया मोर देन 300 mm² जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है। LNG-IUS डिक्रीज करता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लॉस को, है ना, और यूज्ड इन मेनोरेजिया। PPIUCD इंसर्ट किया जा सकता है विद इन 10 मिनट्स आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी। IUD जो है वो STI को प्रिवेंट नहीं करता है ना। और कौन से प्रिवेंट करते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, कॉन्डोम्स जो हैं वो प्रिवेंट करते हैं STIs को। ड्यूरेशन ऑफ यूज़, कॉपर टी मैंने बताया था, नंबर ज़्यादा तो साल भी ज़्यादा, है ना। जो 375 है तो वो 5 साल के लिए, 380 है तो 10 ईयर के लिए, है ना। तो ये सारी 5 साल के लिए, सिर्फ एक ही है जो 380 है जो कि 10 साल के लिए होता है। मेन चीज़ हमें याद रखनी है, लॉन्ग एक्टिंग है IUD, रिवर्सिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बट रिक्वायर प्रॉपर सिलेक्शन, इंसर्शन एंड फॉलोअप। भाई फॉलोअप तो कराना ही कराना पड़ेगा, अच्छे से इंसर्शन कराना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये थोड़ा यूज़फुल होगा। तो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, ये बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने जल्दी से इसको ख़त्म कर दिया है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा ये, और हर चीज़ में आता है भाई, ये हर चीज़ में, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको यूज़फुल लगा और मतलब वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही MBBS और नीट PG टॉपिक्स के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। सारी उनके टॉपिक्स पर, जो MBBS के टॉपिक्स हैं सब पर, ऑलमोस्ट सब पर, पैथो वगैरह सारी चीज़ों पर वीडियोस अपलोडेड हैं, है ना। और अपने MBBS और नीट PG वाले फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर सकते हैं। और सॉल्यूशंस ऑफ मेडिकल लिटरेचर को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। Keep studying, keep revising, or keep solving. Thank you so much. Thank you.